बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पे हमारे मॉर्निंग शो जिसका नाम है मॉर्निंग विद फ़िज़ा। कहते हैं ना, दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, चाँद पे चले जाए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हमने ऐसी ऐसी तरक्की कर ली है कि एक मैं जोक पे मिसाल दूंगी कि 3 मुल्क हैं, एक सपोज़ अमेरिका, एक चाइना, एक पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक सुई ईजाद की, एक ऐसी बारीक सुई ईजाद की उन्होंने, पाकिस्तानियों ने। एग्ज़ाम्पल है कि उन्होंने वो भेजी चाइना वालों के पास, चाइना वालों ने वो सुई देखी तो उन्होंने देखा वाह, इतनी बारीक सुई, टेलीस्कोपी से ऐसी ऐसी जदीद तरीके से उसको देखा गया कि इतनी बारीक सुई भी ईजाद हो सकती है। उसके बाद वो गई आगे अमेरिका, चेकों ने, उनने भी देखा, उधर के साइंटिस्ट वगैरह ने कि यार ये सुई जो है इतनी बारीक, बाल से भी बारीक सुई जो है वो बनाई गई है, क्या यार टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या तरक्की कर रहे हैं लोग। उसके बाद और आगे कहीं इसी तरह मुल्कों ट्रैवल की, लोगों के साइंसदान, माहिरीन जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है ऐसे ये सुई ईजाद कर दी गई है। जब एक और किसी मुल्क में जब वो ट्रैवल करके गई आखिरी मुल्क में, तो उन्होंने क्या किया कि उसको देखा और वो बड़े हैरत में, बड़े परेशान हुए। जब वो सुई वापस पाकिस्तान आई तो यहाँ पर इनके जो साइंसदान थे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ईजाद की थी, तो जब उसको देखा गौर से तो उसके ऊपर मेड इन उस कंट्री का नाम लिखा हुआ था। आपको समझ आई मेरी बात? इट वॉज़ अ जोक, बट खैर आपको समझाना ये चाह रहे थे कि हमने तरक्की देखें कितनी कर ली है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मगर जब वो कहते हैं ना अल्लाह की कुदरत है, उसके आगे कोई भी नहीं जीत सकता। दुनिया पूरी एक तरफ, उसकी तरक्की एक तरफ, उसका सारी इजादात एक तरफ, उसकी तालीम एक तरफ, मगर जब खुदा अपना कोई करिश्मा दिखा दे किसी भी तरीके से तो उसके आगे कोई चीज़ नहीं चल सकती। मतलब कुदरत के निज़ाम के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान जो है बेबस है, माजूर है, लाचार है, फ़िक्रमंद है, कुछ भी नहीं है, फ़कीर है उसके आगे। तो दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में, अरब ममालिक में आपने देखा किस तरीके से बारिश हुई, इतनी बारिश, इतनी बारिश, 75 साल का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया गया है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और इतने ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ जो है मुतासर हुई हैं, महंगी से महंगी वो पोर्शे गाड़ियाँ जिसको बड़े से महंगे मैंने देखा है कि ऐसे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो पोर्श गाड़ी उनके पास होती है, ऐसी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक कार्स और ऐसे जिनके हम लोगों ने मे भी नाम भी ना सुना। फरारी का जो शोरूम है दुबई में, उधर देखें इतना ज़्यादा पानी के वो गोटे गोटे नहीं बल्कि गिड्डो गिड्डो डूब गया है। दुबई मॉल देख लें, एमिरेट्स मॉल, पूरी दुनिया जाती है उधर। अब वहाँ पर जो हवाई जहाज़ हैं उनका तो ये हाल है कि अगर एयरपोर्ट पे कोई नज़र करे तो हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, हवाई जहाज़ जो है वो तैरते हुए नज़र आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो खैर ये बात थी कि जब कुदरत का जो निज़ाम है ना उसके आगे दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, हम लाचार हो जाते हैं। तो वो अपनी हल्की सी झलक दिखाता है और सबको बता देता है। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि जो दुबई में जितने भी जो लोग हैं उनके जो जो नुकसान हुए हैं वो जो है जल्दी से बेयर हो जाएं, क्योंकि घरों में पानी चला गया, काफ़ी हो गया। पाकिस्तान में भी हुए, हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, मगर मसला ये कि वो दुबई है, तो दुबई में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर काफ़ी जगहों पर पानी खुश्क हो गया, थोड़ी बहुत रेत रह गई है, बाकी तो सारा पानी खुश्क हो गया है। थोड़ा बहुत उसको जल्दी जल्दी जो है वो काम किया जा रहा है, जो मुतासरीन हैं उनको जल्दी से रिकवर किया जा रहा है, उनके लॉसेस चीज़ें। अब पाकिस्तान में ये होता है कि यहाँ पे मक्खी मच्छर और सब कुछ शुरू हो जाती है। तो खैर आज की हमारी जो स्टोरी है वो मैं आपको पहले सुना दूँ। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे बहुत सारे जो नौजवान हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपनी तालीम हासिल कर चुके थे, डिग्रीज़ उनको मिल चुकी थी, ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि एक एजेंसी है, एक कंपनी है, उधर अपना पैसा जमा करवाया और वहाँ पर उन्होंने बाहर जाने के लिए कोई जॉब्स अप्लाई करनी थी और उन्होंने चले जाना था। मगर उनके साथ केस ये हुआ कि जैसी ईद के बाद वो पता करने के लिए गए कि हमने यहाँ से 2.5, 3, 5 लाख रुपए आपको दिए थे इस मुल्क में, फ़लाने मुल्क में जाने के, नौकरी करने के लिए, तो वो कंपनी के बाहर जो था ताला लगा हुआ था ईद के बाद और कंपनी
बैंक्स के सारे नंबर जो हैं वो बंद है, जो जो लोग उनसे मिले थे उन्होंने भी अपने नंबर चेंज कर दिए, बंद कर दिए, कंपनी के बाहर भी जो है वो दरवाजे पे ताला है, तो अब वो रब्ता करे तो किसको करे, वो फ्रॉड थे, वो भाग गए इस तरह से। अब ये जो बेचारे लोग थे जिन्होंने 2.5, 3, 5 लाख रुपए जमा करके इनको दिए थे, इन कंपनी वालों को, तो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को आगे उन्होंने अफोर्ड करना था, घर चलाना था, 10 किस्म के उनके ख्वाब होंगे। अब एक बंदा, मुझे लगता है हम अपने जैसे लोगों की भी बात करें ना, तो हमारे अकाउंटों में बड़ी मेहनत काम करने के बाद पैसा बैंक बैलेंस से बंदा जमा करता है और हम कहते हैं बड़ी मेहनत की, मगर सपोज़ ये वाले जो लोग हैं इनकी तो पूरी एक ज़िंदगी लग जाती होगी सिर्फ 2.5 से 5 लाख पैसा जमा करने में। तो किसी की माँ ने जेवर बेच के पैसे दिए होंगे, किसी के बाप ने अपनी गाड़ियाँ या अपने आपको गिरवी करके जो है अपनी औलादों के लिए पैसा जमा किया होगा, अपने भाई के लिए, या किसी बच्चों ने अपने बेचारे जो है ख्वाहिशें चीज़ें जो है उससे महरूम हो के अपने बाप को बाहर भेजने के लिए उन बच्चों ने, बीवी ने, तो बाप की सपोर्ट के साथ, मियाँ की सपोर्ट के साथ उनको बाहर भेजने की ख्वाहिश की होगी, पैसे जमा किए होंगे, घर में थोड़े फाके काटे होंगे, ये वही लोग थे, तो इनके पैसे खाएं, शर्म आनी चाहिए। खैर एक हमारे साथ जो विक्टिम है वो कॉल पे भी हैं, तो मैं उनको साथ पे कॉल पे लेना चाहूँगी। जी क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद वकार साहब बात कर रहे हैं? जी वकार बात कर रहा हूँ। जी इंजीनियर हैं मोहम्मद वकार आलम और फ्रॉड विक्टिम है, इन्हीं के साथ एक केस हुआ ये वाला, इसमें 80 लोग शामिल हैं। इन्होंने अभी जो है वो कोर्ट के अदालत की सहारा अभी लेने की कोशिश की है। और आप अपनी ज़बानी ज़रा स्टोरी बताइए, क्या हुआ आपके साथ वकार साहब, किस तरह से इस फ्रॉड का पता चला, क्या ख्वाहिश थी, फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ज़रा खुल के बताएँ। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और मेरे बच्चे हैं, 2 बेटा है, 1 बेटी है। बेटा मेरा बड़ा 4.5 से 5 साल का है। अच्छा। जो कि एक निजी स्कूल में पढ़ता है, कैम्ब्रिज स्कूल में। और मैं तकरीबन कंस्ट्रक्शन के काम में 14 साल से जो है कि वो इस फील्ड में हूँ। अच्छा। तो वो जनवरी में इनकी कॉल आती है, ग्लोबेक्स इमिग्रेशन है जो कि जुल्फिकार के जेट कमर्शियल में इनका ऑफिस था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? ग्लोबेक्स इमिग्रेशन। अच्छा। तो इनकी हमारे पास कॉल आती है जनवरी में, तो मैं इनके पास गया हूँ, जाके इनसे मुलाकात करी है। वहाँ पे इनके CRO होते हैं जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर थे जी, शकील साहब थे, शकील अहमद नाम था उनका। अच्छा। तो मुलाकात होती है, उन्होंने मुझे तमाम चीज़ें दिखाई, उन्होंने अपने ऑफिसर्स के एड्रेस बताए, सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने कहा कि जी आप पहले तसल्ली करें, आप हमें वेरीफाई करें। अच्छा। तो वो आप आके प्रोसेस करवाएं। उन्होंने हमें बताया कि जी हमारा UK बेस्ड हमारा काम है, हमारा हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। अच्छा। तो और अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारा ब्रांच ऑफिस रियाद में अल-फसीला टावर है, उसके 18वें मंजिल पे, आप वहाँ पे भी चेक करवा लें। अच्छा। में भी हमारा ऑफिस है। इसके अलावा दोहा जो कतर है वहाँ पे भी हमारा ऑफिस है। इतनी हद तक अपनी तसल्ली करवाई थी इन लोगों ने? मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैंने जो है कि वो रियाद वाला ऑफिस मैंने इनका सबसे पहले मैंने जो है कि वो वेरीफाई करवाया, वहाँ पे ये मौजूद थे, इनका ऑफिस मौजूद था। अच्छा। तो बंदे हैं वो वहाँ पे खुद गए। लंदन मैंने अपने दोस्त के जरिए इन्फॉर्म करवाया, तो वहाँ की भी ये इनकी जो ऑफिस थी वो बिल्कुल जिनियन निकला। अच्छा। दुबई जो है वो भी जिनियन निकला। ठीक है। तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया, मैंने कहा नहीं लोग ऑथेंटिक हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं इनके पास मुझे 1-1.5 महीने लगा इनको वेरीफाई करने में। मैं इनके पास फरवरी के बिल्कुल लास्ट में, और अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो है कि वो इनरोल करवाया इनके पास। देन जो है मुझे इन्होंने एक प्री वीजा इशू करके दिया है, वो दिया था 2 तारीख तीसरे महीने को। तो अच्छा, मैंने कहा कि जी आप इसको भी आप वेरीफाई करवा ले, मूफा के ओरिजिनल वेबसाइट है और सऊदी एम्बेसी के वेबसाइट पे। मैंने कहा ठीक है कर। तो मैंने मूफा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको जो है कि सर्च किया। बेटा टीवी ऑन कीजिएगा, मुझे पता कैसे चलेगा वो जो बोल रहे हैं, मैं लिपसिंग साथ चेक कर रही हूँ, पीछे टीवी ऑन कीजिएगा। अच्छा, फिर? तो हमने मूफा के वेबसाइट पे भी सर्च किया, वो बिल्कुल जिनियन मूफा के वेबसाइट पे सर्च हो रहा है, ऑन हो रहा है, आ रहा है।
अच्छा, हमने और भी जगहों से वेरीफाई करवाया, अपने दोस्त अहबाब जो हमारे सऊदीया तो में थे आपने उन्होंने कहा कितने कि पैसे दिए जो फ्रॉड का आपको अभी ईद के बाद पता चला कि ताला लगा के ये लोग भाग गए, नंबर चेंज कर दिए, बंद कर दिए, सब कुछ कर दिए, आपको इनके फ्रॉड का जब पता चला तो ये फिर मुझे बता दीजिए सारी डिटेल कि कितने पैसे दिए थे आपको? 80 लोग टोटल हैं जिन लोगों ने इस तरह से अभी हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया, कानून का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे आप अपना अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट दिया था आपने और किस जगह पे आप किस मुल्क में जाना चाह रहे थे जॉब के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स थी आपकी? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे जो इन्होंने प्रोवाइड किया था वो मजमुआ बिन लादेन का इन्होंने किया था, और जिस पे जो इन्होंने मुझे सैलरी जो ऑनलाइन भी शो हो रहा था मुफा की वेबसाइट पे मेरे प्री वीज़ा के ऊपर 8,500 रियाल मुझे जो है कि वो मंथली बेसिक मेरी तनख्वाह दी, और अच्छा 600 जो सऊदी रियाल है वो मुझे फूड अलाउंस दिया जा रहा था। ठीक। आपको टोटल कितना अमाउंट लिया आपसे? मुझसे मैंने इनको 2,60,000 रुपए पे किया था। मुझे इनकी कॉल आती है इस ग्लोबेक्स इमिग्रेशन के जो ऑनर हैं रिजवान कुरैशी, हाँ जो कि एक बंदा था। तो इसने मुझे अप्रैल के 4 तारीख को फ़ोन करता है अपने यूके के नंबर से कि वकार आप कैसे हैं? मैंने कहा सर अल्लाह का शुक्र है। बोले, उन्होंने कहा कि जी अच्छा वकार एक काम करें, आपको मैं 28 तारीख के बजाय आप 18 तारीख को ट्रैवल कर सकते हैं अप्रैल के, इसी ईद के फ़ौरन बाद। मैंने कहा सर मुझे अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा आपने तो मुझे अब रिजाइन दे दो, मैंने तो रिजाइन दे दिया, ईद के बाद तो मैं घर पे हूँ, तो ठीक आप है मुझे 28 जी, 18 जल्दी को बताइएगा, टाइम हमारे पास कम है। फिर आगे? तो 18 को जो है कि इन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि अपने ड्यूज आप क्लियर करें। मैं चांदनाथ वाले दिन इनको अपना ड्यूज क्लियर करने के लिए गया हूँ, ठीक ड्यूज है वगैरह क्लियर। इन्होंने कहा कि पीर को आप हमें पासपोर्ट जमा करवा दीजिएगा ठीक है ताकि हम आप सेक्टर करवा दें और आपको सारी चीजें क्लियर कर दें। ठीक है पीर को जब पहुंचे तो इनके ऑफिस में ताला लगा हुआ था। हमने दरख्शा थाने भी गए, उनको एप्लीकेशन दिया, FI में भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक कोई। कॉल भी शामिल करना चाहेंगे आपकी इसी बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं हसीब बात कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर से। जी हसीब, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि आप मेरी बहुत फेवरेट एंकर हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। आज मैं जब टीवी देख रहा था तो आपका ये प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ और मैं खुद इस चीज का तजुर्बा दसा हुआ हूँ, और मैं आपसे कुछ अपना शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग ये सुने और नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत ना करे जो मुझसे हरकत हुई। बिल्कुल। मैं भी एक्चुअल जो है इस केस में हूँ कि मैंने दुबई के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, इसी केस में आप भी शामिल हैं? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ। इनका पूरा एक नेटवर्क है, पूरा इनका एक बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि पूरा माफिया है ये। ओके। और इसके अंदर कोई एक आदमी नहीं है, इसमें पूरा एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क से मुराद ये, पहले ये एरिया के अंदर खूब अच्छा सा ऑफिस लेते हैं, अच्छा। फिर बहुत अच्छे तरीके से रिसेप्शनिस्ट बिठाते हैं, हाँ। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ जो फुकदान है वो है इंग्लिश का। हाँ। और वो इंग्लिश में, और जैसे ही आप जाएंगे तो चाय और ठंडा वंडा बहुत आसान रिसेप्शन देंगे वो आपको। हाय हाय हाय। और वो अपना गेटअप ऐसा लगाया हुआ है कि आपकी सोच है। अच्छा, तो हम तो नहीं देख जाहिर सी सकते, बात है, वो आगे से देख के क्लाइंट तो- घेरना है, बेवकूफ़ बनाना है, पैसे ईटने हैं, उल्लू बना के तो पैसे ईटे जाते हैं। तो अपना दुकान चमका के आप लोग से पैसे ईटे, उन्होंने बड़े तो अफसोस की बात है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो साहब जो थे 5 वक्त के नमाजी भी थे, बहुत बड़ी दाढ़ी भी थी, टोपी भी लगाए हुए थे, हाथ में तस्बीह भी थी, हर बात में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ताला वो कर रहे थे। तो मुझ जैसा एक्सपीरियंस होल्डर आदमी मुझसे 5 लाख रुपए लिया दुबई के लिए। ओए होए, 5 लाख। हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये भी एक विक्टिम थे साथ में, और एक तो ये वकार आलम साहब जो हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं उनको, वो भी विक्टिम है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। 80 लोगों ने तो अभी कानून का, मैंने आपको बताया कि दरवाज़ा खटखटाया, बाकी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अभी कुछ सिनेरियो समझ ही नहीं आ रहा होगा। मगर ये वही लोग हैं जिनके पासपोर्ट, जिनकी डिग्रीज, जिनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो इन्होंने पूरी फाइल बनाई थी, अपनी तैयारी की थी, वो सारे के सारे इनके जब्त में, और ये कंपनी भाग गई है, ये कंपनी फ्रॉड निकली है। और इन लोगों की जो ज़िंदगी का पैसा पूंजी इनकी थी, किसी की माँ ने अपने जेवर बेच के पैसे जमा किए होंगे, किसी बच्चे ने छोटी मोटी जॉब करके पैसे जमा किए होंगे, और किस किस तरीके से, मैं कहती हूँ, अपनी जान मार के ये पैसा जमा करके इन लोगों को दिया गया होगा। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतना पैसा जमा करने में, मगर इन खबीसों ने ऐसी हरकत करके तो इन लोगों का पैसा खा लिया। मगर मैं एक बात बता देती हूँ आपको, अगर किसी ने आपका यहाँ से पैसा खाया है ना, किसी भी तरीके से, नाजायज़ तरीके से, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, मेरा ईमान है आपको अल्लाह ताला उससे डबल भी और किसी और ज़रिए से वो
चीज़ तो पूरी कर देगा, मगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के आजमाइश तो कर रहा होता है। तो ये जितने ये घटिया हरकत करके थोड़ी सी दौलत के लिए उन्होंने किसी का पैसा हक खा के, किसी का खून पसीना खा के जो इन्हें हरकत की है ना, ये निस्तो नाबूद होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, यकीनन बहुत से लोगों के सर में दर्द होता होगा, कभी सोशल मीडिया देख के, कभी किसी की फजूलियात देख के, कभी किसी की हरकतें देख के, कभी किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो उसको देखकर, कभी कोई झूठ बोल रहा होता है और आपको पता है कि ये सच है और और ये झूठ बोल रहा है, ये फिल्में चला रहा है, आपके एमी सर में दर्द हो जाता है। कभी किसी से आप बात नहीं करना चाह रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती बात करनी पड़ी होती है कर्टसी में, और आपके सर में दर्द चल रहा होता है। बहुत सारे किस्म के ऐसे दर्द होते हैं, मगर एक दर्द होता है माइग्रेन का दर्द। बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है, उसमें दिखाई नहीं देता, एकदम से लाइट्स जो है वो बहुत तंग करती है। स्पेशली माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं वो जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, और सामने से अगर कोई डिप्पर मार दे, लाइट मार दे और तेज़ आंखों में अगर किसी तरीके से उनकी रोशनी लग जाए तो वो बहुत ज़ोर से चीखें मारते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी कमरे की लाइट्स जो है ना उनको बहुत इरिटेट करती है, और उनके सर में दर्द होता है। दर्द से उनके कान ये लाल होना शुरू हो जाते हैं, उनके सर से वो जो कहते हैं ना कानों से धुआएं निकलने शुरू हो जाते हैं। ऑल दैट हैपन्स, ये माइग्रेन में होता है। अब भाई हमारे पास यहाँ पे इस पे बात करने के लिए हैं डॉक्टर सैयद महमूद, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास शो पे पहले भी आ चुके हैं, और आज हमने ख़ास तौर पे इनको इसी टॉपिक के लिए मदऊ किया है। आप लोगों में से कोई भी ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, माइग्रेन है, और वो बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस ले चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे हल क्या करना है, क्योंकि ये दर्द तो बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो खैर हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनको ऑन कॉल यहाँ पर पूछ सकते हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने दर्द के बारे में। जी सैयद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने का, एंड जस्ट इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं लोगों से अपना आइडिया और एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि उनकी मिजरीज, उनकी प्रॉब्लम्स जितना को हम रिड्यूस कर सकें इस शो के ज़रिए, ताकि उनको हम कम कर सकें। काइंड ऑफ यू डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले माइग्रेन होता क्या है और माइग्रेन क्यों शुरू होता है? अच्छा, माइग्रेन बेसिकली एक सर दर्द है। मैं इस चीज़ में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम सर दर्द की बात करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ब्रेन की ही हो, ये शरियानों की, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को करती है, बेसिकली उसके सिकुड़ने से या फैलने से शुरू हो जाती है। माइग्रेन की, अगर हम माइग्रेन से पहले अगर मैं बात करूं तो सर दर्द, हमें आते हर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, वो कहता है जी मुझे माइग्रेन है, लेकिन मैं ये पेशेंट कहूँगा कि कम विद सिम्टम, आप कहें कि मेरे सर में दर्द है, क्योंकि सर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं और इसकी टाइप्स हैं। अच्छा। मतलब इन जनरल बात करूँ, दे आर 13 टाइप्स ऑफ हेडेक। ओके। वन ऑफ इज माइग्रेन। अच्छा, मतलब वो जो बाकी हैं वो माइग्रेन नहीं है, वो कुछ और कहानी होगी। लाइक क्लस्टर हेडेक है, नेक पेन है, टेंशन टाइप है, अच्छा। हेडेक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है। सेल्फ डायग्नोसिस इज वेरी डेंजरस थिंग। तो इसमें भी स्टेजेस होते हैं? डेफिनेटली। अच्छा। माइग्रेन की अगर हम बात करें ना, कुछ पेशेंट को होता है ऑरा, जिस तरह कि आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। पेशेंट्स होती हैं, उससे बोलते हैं ऑरा, उन्हें एक दिन पहले या चंद घंटे पहले पता लग जाता है कि मुझे सर में दर्द होने वाला है। ओह यस, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, लाइटें नज़र आना, अंधेरा आना, स्मेल आना, समटाइम कानों में घंटियाँ बजना, दीज आर द सिम्टम्स। पेशेंट को पता लग जाता है कि लो भाई मुझे दर्द शुरू होने वाला है। अच्छा। यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। हाँ। सेकेंड स्टेज में दे हैव रियली अ हेडेक। इट कैन बी एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, आधे सर का दर्द या किसी भी साइड पे। यस, अच्छा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। दिस इज दूसरा सवाल जो आपके था कि इसको कैसे देखें। देखिए, हाँ। इसके ट्रीटमेंट के रेफरेंस से दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। अभी हमने बात की कि उसे पता लग जाता है कि मुझे दर्द होने वाला है, तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। वन इज प्रिवेंटिव, आप होने ही ना दें। नंबर 2, अगर हो गया तो उसको ख़त्म करें। माइग्रेन के दर्द को आप अपनी सोच से भी रोक सकते हैं? यस। अच्छा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को पता होता है कि उसका ट्रिगरिंग एजेंट क्या है। ठीक है। ट्रिगरिंग एजेंट कैन बी स्मेल, ये फ्लैश लाइट्स, कैन बी स्लीप डिस्टर्बेंस। आपकी नींद अगर फर्ज करें 6 घंटे, अगर आप 3 घंटे सोएंगे तब भी होगी, 10 घंटे सोएंगे तब भी सोएंगे। ठीक। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको देखे, उन्हें चॉकलेट से माइग्रेन भी होता है? चीज़ से भी? चीज़ से। माय फ्रेंड, माय डॉक्टर, माय कलीग, हम बैठे हुए एक पार्टी थी, तो स्नैक लिया, उसने स्नैक लिया, ही सेड यार इसमें चीज़ थी। क्या हुआ? कहता है हैव स्टार्टेड हेडेक।
सो वेनिला से भी शायद मना करते हैं डॉक्टर्स, है ना? दीज आर हर इंडिविजुअल के, हर पेशेंट का फैक्टर डिफरेंट है। अच्छा, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू अवॉइड दैट। लाइक आपको पता है कि आपको चॉकलेट की चीज़ से शुरू हो जाती है, हाँ, वाइट चीज़, यू विल नॉट हैव ए पेन। अच्छा। सो तो प्रिवेंशन, ये क्या कोई एलर्जी भी इसमें ऐड होती है? मतलब अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है, क्योंकि ये सिम्टम्स तो फिर एलर्जी वाले भी कहलाएंगे ना, कि इसके मतलब ये चीज़ नहीं खा सकता, अगर उसको कॉफ़ी नहीं पी सकता, कोई ऐसी जो चीज़ों से उसको इरिटेशन है और उसको पता है कि उसके बाद उसको माइग्रेन शुरू हो जाती है, तो ये तो एलर्जी सिस्टम भी फिर ऐड हो गया साथ। यस, अ लिटिल बिट एलर्जिक सिस्टम भी इसमें ऐड होगा, और मैकेनिज्म वही है। एलर्जी के अंदर भी आपकी शरियानें फैल जाती हैं, जिस तरह कि मैंने बताया वजह क्या है। तो इसमें ब्रेन की शरियानें थोड़ी सी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होता है एंड यू विल फील पेन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अवॉइड करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो कम एज के बच्चे होते हैं, जब उनको माइग्रेन हो रहा होता है, क्योंकि मेरे भांजे को भी है, तो मुझे आइडिया है कि हम उसकी बहुत केयर कर रहे होते हैं। जब हम मोटरवे पर ड्राइव करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि तुम तकलीफ़ तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, तुम्हें माइग्रेन पेन तो नहीं हो रहा, और हम कोशिश करते हैं कि हम ड्राइव कर लें ताकि उसको रात के टाइम की ड्राइव की हेडलाइट्स ऐसे लोगों की गाड़ियों की ना लगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कम एज में कम फील होता है या बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसकी मिड एज होती है उसमें फिर बढ़ जाता है या फिर सेटल हो जाता है, और जो एंड एज होती है, मतलब थोड़ी सी जब आप एज बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं तो उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या फिर उस वक्त जो है आप क्या कहेंगे, एज के साथ साथ कम होती है कि नहीं? नहीं, अच्छा, सिम्टम पे डिपेंड करता है। किसी को माइल्ड होती है, किसी को मॉडरेट होती है, किसी को सीवियर होती है। अच्छा, अगर तो बच्चों को है, एक तो व्हेन दे से कि पेन, दे रियली हैव पेन, हम लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं हो रहा, जाओ खेलो। नहीं, वी हैव टू टेक इट कि वो अगर वो एक दफ़ा दूसरी दफ़ा कह रहा है, वी हैव टू लिसन टू द किड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जहाँ तक सवाल था आपका ड्यूरेशन का, देखें इनिशियली इसका ड्यूरेशन हेडेक का 4 to 72 आवर्स तक रह सकता है। ओह, यस, ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर आप उसका प्रॉपर, मगर ये मुसलसल दर्द है। अभी तो ये शुरू होगा। लाइक आप अगर ट्रीटमेंट नहीं करते, जैसा हम माइग्रेन कहते हैं अटैक आया और चला गया, ठीक है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इट विल रिमेन कांस्टेंट, कंटिन्यूस पेन। इट मे बी रिमेन फॉर वीक्स, इट कैन रिमेन फॉर मंथ्स, और इट कैन रिमेन थ्रू आउट द ईयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, एंड जिस तरह मैंने बात की कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, वजह। अच्छा, तो वैसे आपने वजह की क्योंकि बात छेड़ी, तो मेरा सवाल भी यही है कि इंसान को पता कैसे चले कि मुझे माइग्रेन है, मुझे तकलीफ़ शुरू हो गई है, और किस एज में ये जो है ये चीज़ों का पता चल जाता है। मगर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ये सवाल करेंगे कि माइग्रेन होता क्यों है, क्या रीज़न्स होते हैं, ताकि आप बच सकें, और उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। थैंक यू सो मच, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं पेन के, और हम ब्रेक से पहले इनसे ये जानना चाह रहे थे कि माइग्रेन क्या है एग्जैक्टली। और मैं सवाल ये भी करना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है माइग्रेन का जिसको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, उसने इलाज भी अपना करवाया मगर वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? अच्छा, इस तरह का पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी मैंने पहले बात की जी हमें माइग्रेन है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, लाइक माइग्रेन में आधे सर का दर्द होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं और भी हेडेक की टाइप है जिसमें आधे सर का दर्द होता है, साथ आँख पे थोड़ा सा पानी भी आता है, और उसी साइड से नाक से पानी, और इस आँख थोड़ी सी रेड हो जाती है। सिम्टम्स एक है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। अच्छा, वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट ले जा रहा था, प्रॉब्लम उसको क्लस्टर हेडेक था, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक है, तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, हमें ये चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है कि क्या वाकई ही मुझे माइग्रेन है। सबसे आइडेंटिफाई करें। माइग्रेन में आपको यूजली, मैंने पहले बात की, ऑरा होता है, ऑरा के अंदर फ्लैशेस ऑफ लाइट, कानों में अजीब सी घंटियाँ बजना, स्मेल आना, इरिटेबिलिटी आना, बेचैनी होना, ये सिम्टम्स ऑरा के अंदर आते हैं। इसमें हेडेक स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है, ये 24 घंटे पहले भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को पता लग जाता है मुझे हेडेक होने वाला है। ठीक है, हेडेक यूजुअली एक तरफ का होता है, जो कि आपके फ्रंटल से शुरू होकर बैक तक जाता है, ओके, बट कुछ लोगों में 20% के अंदर दोनों तरफ का हेडेक भी होता है। ठीक है, ये सिम्टम भी हो सकता है। यस, ये सिम्टम बहुत हो सकते हैं। उसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये जानते हैं वाकई ही मुझे माइग्रेन है, माइग्रेन के अंदर आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगेंगी, पेशेंट डिप्रेस होगा,
चिड़चिड़ा भी रहता है बंदा। चिड़चिड़ापन आएगा, कहेगा मुझसे कोई बात ना करे, मैं अलहदा कोने में चुप करके लाइटें बंद करके अंधेरे में बैठा रहूं, मैं सुकून से बैठा रहूं, कोई मुझसे बात ना करे, कोई चीज़ नहीं करनी, कोई दवाई नहीं खानी। ये इरिटेबिलिटी माइग्रेन के अंदर आपके अंदर आती है। ट्रीटमेंट के रेफरेंस से अगर हम बात करें माइग्रेन की, मैंने पहले बात की प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आइडेंटिफाई योर फैक्टर्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जब आपने पिछले अटैक में देखा मैंने ऐसी क्या चीज़ की थी, क्या मैंने कोई परफ्यूम लगाया था, क्या मैं किसी पार्टी में गया था, क्या कोई मैंने ऐसा ड्रिंक पिया था, क्या मैंने कोई चॉकलेट चीज़ वगैरह खाई थी। आप इसको आइडेंटिफाई करें कि अगर सेम दोबारा हुआ है ट्राई टू अवॉइड दिस। अच्छा, फिर अगर नहीं ये फर्क पड़ा, किसी किस्म का ख़ास नशा करना जैसे शीशा पीना या कोई और ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करना या सेल्फ मेडिकेशंस जो बहुत लोगों को आजकल आदत है, हर कोई डॉक्टर बना फिरता है और अपने किसी भी इलाज के लिए खुद गोलियां खाता रहता है, क्या उसके भी कोई केमिकल रिएक्शंस या कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह ये माइग्रेन बने और सर का दर्द बने जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो? 100% एग्री विद यू। अल्कोहल की बात करूं, इट्स नोटोरियस फॉर दैट, इट इंक्रीज द, जितने भी बेवरेज हैं जिसके अंदर ये इंक्लूडेड है, आपके सीवियर हेडेक, इट कॉजेस सीवियर हेडेक, यस, और आपके वर्सन कर देता है आपको। इसको अवॉइड करेंगे, यू विल बैक टू योर लाइफ। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। पेन किलर की बात की, जिस तरह मैंने 13 हेडेक्स का बताया, कॉल भी शामिल कर लेते हैं, मे बी सम ऑफ योर पेशेंट्स जिनको रिलीफ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम, कॉल हमारे पास किसकी है? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इकबाल करन दिया, नंबर टीवी तो लिया सी ते जिसम बड़ा दर्द करता रहता है। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी, ਭਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ हाँ जी, ਤੇ हाँ जी, दर्द होता है। ਕਿਧਰ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, पूरा जिसम ही दर्द करता, गोडे भी नाल दर्द करते, नाल सिर भी दर्द जाती को नहीं है कोई। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਹੋ रहा है, क्यों हो रहा है, ਤੇ कितने टाइम से हो रहा है। अच्छा, आपने बताया कि आपके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, कितने अरसे से है? जी, आपके जिस्म में दर्द कितने अरसे से है? ये काफी देर तो होता तो मैं देखन दिया तो शो वेखन दिया जो स्क्रीन पे। अच्छा, उसमें हमें थोड़ी सी और हिस्ट्री चाहिए होगी। आपका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं, कितनी देर से है, दवाई से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, किन चीज़ों से ये बढ़ जाती है दर्द? यूजली मैं अगर बात करूँ जनरलाइज बॉडी एक की आपने बात की, तो अपनी थोड़ी सी डाइट के रेफरेंस से, वेजिटेबल के रेफरेंस इंक्रीज़ करें और विटामिन डी को इंक्रीज़ करें और कैल्शियम लें। यूजली हमारे पाकिस्तान में क्योंकि सन का इतना एक्सपोजर नहीं होता, गर्म मौसम है, 99% ऑफ द पेशेंट जितने आते हैं उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और जिसकी वजह से पूरे तमाम बॉडी के जॉइंट्स आपके पेन करते हैं। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, लेकिन थोड़े से उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हमें करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके क्या क्या की डेफिशिएंसीज हैं और उसके प्रॉपर आइडेंटिफाई करके फिर हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह ये वाला पेन जो आपको फुल बॉडी का हो रहा है तो इस तरह से ये पता नहीं चल सकता। फॉर योर कॉल, बट जो भी और भी कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तकलीफ़ है, तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, माहिरीन है, वो बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब को आप कॉल करके पूछ सकते हैं, महमूद साहब को। तो अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वी कैन हेल्प यू फॉर स्पेशली दिस पेन रिलीफ के लिए जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे, ठीक है? वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास यहाँ पे पेन स्पेशलिस्ट बैठे हैं महमूद साहब, और डॉक्टर साहब से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं जिसमें आपका एकदम से दिल करता है कि बस अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम सुसाइड कर लें, इस हद तक पेशेंट चला जाता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और अगर ये आते हैं तो ये कौन सा, ये माइग्रेन का दर्द होता है या कोई और जो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं और बहुत सारे सर की और बीमारियां, दर्द की और रीजंस हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा होता है जिसमें बंदा खुदकुशी तक पहुंच जाता है? अच्छा, एक हेडेक होती है जिसका नाम हमने अभी बात की थी, क्लस्टर हेडेक। अच्छा, क्लस्टर हेडेक का दूसरा नाम है सुसाइडल हेडेक। ठीक है। ये इतना सीवियर हेडेक होता है कि पेशेंट का यूजली हम आस भी करते हैं, क्या दिल करता है कि दीवार में जाके सर मारे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है दीवार में सर मार के या मैं सुसाइड कर लूँ। इट्स सो सीवियर हेडेक। यूजली ये रात को होता है,
क्लस्टर की फॉर्म में आता है और अर्ली मॉर्निंग, मतलब सोए हुए सडनली इट्स सो सीवियर अटैक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगेन आइडेंटिफाई नहीं होता, लोग इसको, ये भी आधे सर का दर्द है, लोग इसको माइग्रेन के तौर पे ही ट्रीट करते हैं, मिस ट्रीट होता है और ये क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है। जैसा कि आपने सवाल किया था, क्या ये मुसलसल या ओल्ड एज में भी, ये वो सिम्टम्स होते हैं कि जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, क्लस्टर हेडेक जाके एक सीवियर हेडेक एंड पीपल एंड अप विद सुसाइड। अल्लाह अल्लाह, एक कॉल है, साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल है? जी, आपका टीवी की जो वॉल्यूम है वो बंद कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पे माहिरीन बैठे हैं, अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई दर्द है आपको अपने सर में, कोई बहुत ज़्यादा जिसकी आपने कोई इलाज भी करा ली और आपको आराम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर आपकी सवालों का जवाब दे सकते हैं, मगर आपको वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा टीवी का। जी बताइए। माइग्रेन का मुझे आधे सर में रहता है दर्द। आधे सर में दर्द रहता है, ठीक है, और ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ ऐसे गूंज रही है। साल में एक ऐसा महीना आता है मेरे आधे सर में शदीद दर्द होता है। बहुत अदनान भाई बिल्कुल आवाज़ समझ नहीं आ रही, सर में आधे सर में दर्द रहता है, ये कह रहे हैं? मुझे कान में बता दें क्या कह रहे हैं, वो मुझे आईवी में बता दें। आपसे ये कहा है कि मेरे आधे सर में दर्द रहता है, साल में एक ऐसा महीना आता है जब मेरे आधे सर में शदीद वाला दर्द रहता है। साल में एक ऐसा महीना आता है जिसमें आधे सर में इनको शदीद दर्द रहता है अदनान भाई को, तो आप बताएं इनका क्या हाल है? अच्छा, फिर मैंने बात की खाली इसके ऊपर डायग्नोसिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन जिससे इन्होंने कहा कि ख़ास एक महीना, इट कैन बी इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। ये क्या गर्मियाँ भी हो सकती हैं शदीद सर्द के मौसम में, या बाहर के मौसम जो एलर्जिक वाले सिस्टम होती हैं उसमें भी आपका हो सकता है कि ये ट्रिगरिंग एजेंट होता है। अब देखिए उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक हिस्ट्री दी कि साल के अंदर एक महीना खास आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई दैट थिंग कि उस महीने में ऐसी क्या चीज़ है, क्या आप जॉब के रेफरेंस से, क्या वेकेशन के रेफरेंस से जा रहे हैं, या मौसम के रेफरेंस से भी होता है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या है। क्या उसके साथ आंख में पानी तो नहीं आता? क्या आप बताइए, आपको आंख में पानी तो नहीं आता अदनान? अच्छा, कॉल चली गई, मगर वो हमें सुन रहे होंगे, टीवी पे देख रहे होंगे। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, उनके जिनके सर में ये दर्द हो रहा होता है और इनसे जैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो ये क्या वॉमिट करने से बेहतर हो जाते हैं या नहीं? अच्छा नहीं, वॉमिट इज़ वन ऑफ द सिम्टम जिसके अंदर पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होती है। रिलीफ पेशेंट कहता ज़रूर है, लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन इट इज़ इजीली ट्रीटेबल। मैंने हमने बात की कि प्रिवेंशन के रेफरेंस से हम पेन किलर ले सकते हैं। सम टाइम आप माइग्रेल के नाम से टैबलेट भी आती है, वो उसका बड़ा अच्छा रोल है। अच्छा, लेकिन यू हैव टू टेक इट द लॉन्ग मगर टर्म, पूछ के खानी है। Yes. अच्छा, और मुझे फाइनल आप बता दें कि इसके जो है किस तरह से बचा जा सकता है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और फर्स्ट एड क्या होगी जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, घर में कोई ना हो? अच्छा, अगर घर में कोई नहीं है एंड यू डोंट हैव एनी मेडिकेशन, सीवियर सिम्टम्स हैं, जस्ट टेक ए बॉयल वाटर, थोड़ा सा पानी लें, उसमें मिंट, पुदीना थोड़ा सा डाल के, हाफ टी स्पून अदरक और थोड़ा सा लेमन डाल के, इट्स अ वेरी गुड, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। आपके जिस्म में जितने ये फुजला जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है, इसको ये ख़त्म करता है और इंस्टेंट रिलीफ है। अदरवाइज यू कैन टेक ए शावर, आप शावर लें, इंस्टेंटली यू गॉट ए रिलीफ। अगर इन रेमेडी से नहीं फ़र्क पड़ता और यू सिम के आपके कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि आई थिंक यू हैव टू गो फॉर द डॉक्टर टू सी कि आइदर इट इज़। थैंक यू सो मच। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हमारे और भी मेहमान हैं जिनके साथ हम बात करेंगे नींद के ऊपर, और नींद सबका मसला है। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग। अब कह रहे होंगे कि मैं इतनी फ्रेश थी, एकदम से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और मैं ये जो साउंड मेरे क्लाउड्स हैं वो बंद हो गए। अभी ब्रेक पे जो मेरे दूसरे मेहमान हैं मैं उनके साथ मिल रही थी, बात कर रही थी, तो करते करते एकदम से आई डोंट नो मेरे मुंह के अंदर मक्खी चली गई, या पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या चला गया मेरे मुंह के अंदर। वो अभी भी ना इधर अटका हुआ है। लिटरली अभी बाहर भाग के मेरे सांस रुकने वाले अटैक हो गए थे, और जो डॉक्टर साहब थे हमारे, महबूब साहब, उन्होंने मुझे अभी प्रॉपर इसको चेक किया, तो वो कभी कभी ये होता है कि आपकी सांस की नाली में भी जा सकती है, तो जब वो वहाँ चले जाए तो सांस रुक सकती है, बंदे की जान जा सकती है। तो घूम रही है इधर। एनीवे, आज आप ट्रांसमिशन ये शो तो देखेंगे, इसी तरह देखेंगे। मेरे पास जो मेरे मेहमान हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है वो मिसेस नाज़िश। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। जी, आई एम नाज़िश फ़रीद। आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर भी कह सकते हो, थेरेपिस्ट भी कह सकते हो, साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो।
Also yourself. My name is Sarah Nadeem. I am a clinical psychologist, a therapist, counselor and an NLP practitioner. और आज हम बात करेंगे नींद के ऊपर। नींद लोगों का बहुत ज़्यादा मसला है। नींद टाइम पे नहीं लेते, सोते नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे सिम्टम्स जो है बॉडी में शुरू होते हैं। बहुत सी बीमारियां जो है उसका जड़ जो है वो नींद है। छोटे छोटे बच्चों में हैबिट हो गई है, रातों को वो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं फ़ोन पे, वो रात को नींद पूरी नहीं लेते, जिसकी वजह से पढ़ाई में फोकस नहीं होता सुबह सुबह बच्चों का। तो वो नींद, सारी नींद की वजह से आपका पूरी बॉडी सिस्टम जो है वो आपके यहाँ दिमाग से काम कर रही होती है। जो बंदा नींद नहीं लेता वो सारा दिन सुस्ती काहिली का शिकार रहता है, उसको हर बात बुरी लगती है, चिड़चिड़ा रहता है। और हमारे पाकिस्तान में रातों को जो है ना सारी रात रौनक लगा के लोग बैठे होते हैं अपने घरों में भी, और अगर अकेले भी बैठे हैं तो अपनी ज़िंदगी में भी फजूलियात में जो है ना टाइम गुजार लेते हैं। जो नींद सोने का टाइम है उस पर सोते नहीं हैं, और सुबह उठ के फिर चिड़चिड़ापन, काम पे लेट, फोकस नहीं, अपने गोल्स अचीव नहीं, और फिर जिस्मानी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वहीं से जन्म लेती हैं। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे हमारे माहिरीन के साथ। आवाज़ मेरी बैठी हुई है, समझ तो आपको सारी कुछ आ रही होगी, मैं कुछ भी पूछूंगी तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो नींद ना आना ये कहाँ से शुरू होता है, किस एज से ज़्यादा शुरू होता है, किन हैबिट्स की वजह से होता है, व्हाट आर द रीजंस? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको कहती हूँ कि जो हमारी स्लीप है ना, दैट्स योर सुपर पावर। वो आपकी एक सुपर पावर है हर इंसान के लिए। तो नींद के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एंड समटाइम्स आपकी जो रूटीन होती है, जो एवरीडे आपके इन्वायरमेंट होती है, रूटीन होती है, उसके मुताबिक भी होते हैं। अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करूं डिसऑर्डर से, तो दे आर लाइक 4 to 5 काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स। सबसे बड़ा जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया जो है उसके अंदर ये होता है कि आपको देर से नींद आना, नींद में उठ जाना, नींद आना ही ना। तो आप कभी राइट करवट ले रहे हो, आप कहते हो ना कि मैं सारी रात करवट ही लेता रहा, मुझे नींद नहीं आई। तो इंसोम्निया जो है वो कहाँ से डेवलप होता है? वो इंसोम्निया डेवलप होता है आपकी थॉट्स से। मैं हर एक को चीज़ कहती हूँ कि हर चीज़ आपकी रिलेटेड थॉट्स के साथ है। सो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जब एंग्जाइटी डिप्रेशन होगी, थॉट्स होंगे, जैसे इंसान हम रात को लेटते हैं, सारी चीज़ें हमें नेगेटिव चीज़ें रात को याद आती है। बेड पे लेटे, अच्छा मैंने उसको उस वक्त वो क्यों नहीं कहा, अच्छा सुबह ये क्यों नहीं किया, अच्छा कल ये कर दूंगा, ऑफिस में ये होगा। तो वो आपकी जब डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो लेटर ऑन इंसोम्निया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा, हाँ। फिर एक कॉमन डिसऑर्डर एक और भी है जो कि लोगों को होता है, वो समझ नहीं आती है कि आप जब रात को सो रहे होते हो, आप लेटते हो, जैसे ही आपको नींद आती है तो स्लीप एपनिया कहते हैं उसको। अच्छा, स्लीप एपनिया होता है कि आपको लेटे लेटे सोते सोते चोक कर जाते हो, एकदम से सांस रुक जाता है आपका। तो वो भी कई लोगों में होता है, और वो कई लोगों में बहुत ज़्यादा झटके भी पड़ते हैं कभी कभी, डेवलप हो जाता है, एकदम से आपको वो होता है। तो वो इतना लोगों में अवेयरनेस उसकी नहीं है कई लोगों को। तो अच्छा। वो उसमें ये होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है तो वो आपको लिटरली वो ऑक्सीजन की मशीन लगती है, CPAP कहते हैं उसको। स्टेज तक चला गया। हाँ जी, हाँ। अच्छा सारा नदीम, आपको भी मैं शामिल करना चाहूँगी कि ये जो नींद की वजह से सबसे ज़्यादा आंखों के इर्द गिर्द सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। आपकी आधी ब्यूटी तो इसी आपके आँख के हल्के की वजह से जो है ना सारी ख़त्म हो जाती है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। और हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं। तो आप तो शक्ल देख के बता देती होंगी लोगों को पहले ही कि आप नींद नहीं लेती हैं। तो ये क्यों लोग अपनी नींद नहीं लेते हैं, क्या वजह होती है कि फिर इस तरीके से इस तरह के रूटीन की आदी बन जाते हैं और उसके बाद फिर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं? सबसे पहली चीज़ वही वाली बात, आई कम्प्लीटली जेन्युइनली एग्री विद यू, स्लीप इज़ अ सुपर पावर। और ये एक ऐसी चीज़ है, स्लीप मैं समझती हूँ बहुत एक पर्सनल मैटर है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। हमारे यहाँ मैंने कई दफ़ा ये चीज़ देखी है कि ओ कोई नहीं 2-3 घंटे सोवांगे, कोई नहीं खैर है कोई नहीं वो कोई नहीं। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके पूरे डे टू डे फंक्शन जो होता है ना उसको पूरा यहाँ से यहाँ लेकर आती है। स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम्स होते हैं, बॉडी क्लॉक्स। अच्छा, ठीक है, जो कि दिन के टाइम आपको ऐसे अवेक रखते हैं, और रात जूँ ही रात, अल्लाह ताला की तरफ से एक साइकिल है, जूँ ही रात होती है तो हमारा स्लीपिंग हार्मोन मेलेटोनिन वो जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे सप्रेस होता है। दैट इज़ वाई यू फील स्लीपी।
तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जिनको स्लीप का प्रॉब्लम होता है, जिस तरह इंसोम्निया है, जिस तरह हमने स्लीप एपनिया डिस्कस किया, आपने अभी एक अटैक्स कहा कि आपको स्लीपिंग अटैक्स होते हैं, स्लीप वॉकिंग जिनको होती है वो नार्कोलेप्सी में आता है। अच्छा। ये भी हमारा जो है एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, दे आर लाइक मोर अराउंड 80 स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो ये हमारे बहुत जो अभी इन्होंने किया ना वो कैटेगराइज हैं जो सबसे ज़्यादा इधर प्रॉब्लम्स कॉमन है। अब ये जो डार्क सर्कल्स वगैरह ये प्रॉब्लम है, फीमेल्स अक्सर इस चीज़ पे कंप्लेन करती हैं और कंप्लेन करती हैं, लेकिन वो पीछे वो सोर्स और ट्रिगर नहीं देखती हैं। क्या है कि रात को सबसे ज़्यादा, आपको पता है दिस इज़ अ रिसर्च दैट फीमेल्स सफ़र फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, मेन से ज़्यादा फीमेल्स। अच्छा। और तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई सबसे ज़्यादा टेंशन है तो मर्दों को होती हैं, लेकिन नहीं, फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च कि ये निकली थी और ये अभी रिसेंट रिसर्च ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, डार्क सर्कल्स वगैरह आपको आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और ओवर थिंकिंग ऐसी बीमारी है जिसका मैं समझती हूँ कि हर इंसान ही वो कर रहा होता है, ठीक है। अब थिंकिंग आप ज़रूर करें, ठीक है, लॉजिकल कॉन्शियस थिंकिंग आप ज़रूर करें, लेकिन जब आपको हर टाइम कोई ना कोई वो प्रॉब्लम इरिटेट कर रहा है, क्या होगा जब आप सुबह उठेंगे इरिटेटेड होंगे। सबसे ज़्यादा जिनकी नींद नहीं पूरी होती वो सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स। और मैं हर इंसान को समझती हूँ, डॉट टू डॉट आप कनेक्टेड हैं। आपकी फॉर एग्जांपल सुबह आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आप सुबह उठे हैं, हस्बैंड उठे हैं, नींद नहीं पूरी हुई, चीखेगा वाइफ पे, वाइफ जो है उसकी वो इरिटेट होगी हस्बैंड से, वो आगे चीखेगी बच्चों पे, बच्चे क्या होंगे फिर स्कूल में जाके अपने बाकी, मतलब ये डॉट टू डॉट कनेक्टेड है, ये पूरा साइकिल करता है, ये पूरा साइकिल चलता है। अच्छा, स्लीप साइकिल को ठीक करने में कितना टाइम लगता है नाज़िर जी? आई थिंक 4 वीक्स तो लगते हैं, बिकॉज स्लीप साइकिल ठीक करने का एक तो लोगों को पता नहीं है। हमारे जो रूटीन है ना, कभी आप 11 बजे सो रहे हो, कभी आप 12 बजे सो रहे हो, कभी 3 बजे सो रहे हो। तो सबसे पहले डिपेंड ये करता है, आपको एक स्केड्यूल टाइम ज़रूर फिक्स करना चाहिए। अगर आप रोज़ 11 ओ क्लॉक सो रहे हो तो 11 ओ क्लॉक सोना है। एंड रूटीन ठीक करने में क्या होता है, कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं। हमारे देसी लोगों को, पाकिस्तानियों को खाने का शौक़ है और रात को ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, देन उससे क्या होता है जी, आपको रिफ्लक्स होता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको हर वक्त ब्लोटिंग रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉज है। देन लोगों को रात को जैसा 4 घंटे पहले आप अपनी कैफ़ीन इंटेक कम करें, आप अपना निकोटीन अंदर बॉडी में ना लें। जिस तरह बच्चे हाइपर होते हैं चॉकलेट खा के, कोलास पी के, इसी तरह हम बड़े भी हाइपर हो जाते हैं और हमारी नींद ख़त्म हो जाती है। देन हम लोगों को नाइट आउल्स, तो हम लोग ज़्यादातर तो सारे ही नाइट आउल्स हैं। सारे काम जो है ना, हमें रात को मी टाइम मिलता है। अच्छा। टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आईपैड पे कुछ देख रहे हैं, फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन टाइम को आप कम करें। एंड जिस तरह उन्होंने मेलेटोनिन की बात की है, अच्छा, आप लोग तो 8 घंटे की नींद भी कहते हैं ना कि पूरी 8 घंटे की नींद ले पेशेंट। 7 to 8 आवर्स ज़रूरी है लेना। अच्छा, हाँ, तो 7, अगर आप, चलो मैं आज 6 घंटे सो लिया, मैंने कल 4 घंटे सो लिया, परसों 5 घंटे सो लिया, 4th डे 5th डे कोलैप्स मेरी बॉडी करेगी। बिकॉज क्या होता है, मेलेटोनिन की मैं ये जो बात कर रही है, मेलेटोनिन हमारा एक नेचुरल हार्मोन बॉडी के अंदर होता है। वो पैदा कैसे होता है, डार्कनेस से पैदा होता है। अच्छा। जब रात को हम लाइट्स बंद करते हैं, डार्क होता है, वो ऑल हमारे अंदर डेवलप हो रहा होता है और वो अंदर ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर हार्मोन पैदा हो रहा होता है। अच्छा। तो जैसे ही वो लाइट आती है वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो इसी तरह आप ये जो कह रही है, मूड ऑफ रहता है, चीज़ें और ऑफ रहती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन एक और है, सेरोटोनिन उसको कहते हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद हम दोबारा यहाँ पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, नींद से रिलेटेड आपकी कॉल्स भी अटेंड करेंगे, मगर मुझे ब्रेक इसलिए चाहिए कि मक्खी जो मेरे पेट में गई है या गले में गई, वो यहीं घूम रही है। तो इस ब्रेक में मैं ये, हमने डॉक्टर महमूद साहब को जो है रोका हुआ है, वो सामने देख रहे हैं मुझे, वो यहाँ घूम रही है, लिटरली घूम रही है। आई डोंट नो कीड़ा है क्या है, मगर वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है बहुत। मैं आप वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और मेरे पास आज टॉपिक है वो है नींद। मेरे जो माहिरीन हैं वो आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए बैठे हैं। हो सकता है आपकी यहाँ पर जो है वो एक हेल्प हो जाए, जिसमें अगर आपको नींद नहीं आती और आप बहुत परेशान हैं और आप पूरी नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी आप उस रूटीन में सेट नहीं हो पा रहे, तो क्या ये बीमारी है, ये क्या है, ये कैसे सिम्टम्स हैं, इनको ठीक कैसे करना है, ये नींद का जो डिसऑर्डर बना है इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए हम बात करें। अच्छा नाज़िर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डिप्रेशन, बेचैनी और परेशानी नींद को कैसे मुतासर करती है, ज़रा लोगों को बताइएगा। देखिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये आपका सारा जो है ना, ये आपके थॉट प्रोसेस है, आपके थॉट्स के साथ, आपकी सोच के साथ रिलेटेड है।
सो अगर आपको जिस तरह जब आपको नींद नहीं आ रही लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, कई दफ़ा खुद से दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं कि जी नींद नहीं आ रही तो आज ही फ़लानी दवाई नींद की गोली खा ली तो आज मैं सो जाऊँगा ये। लेकिन अगर जब आपको नींद का डिसऑर्डर हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि क्या, जैसा औरतों के अंदर यूजुअली औरतों के अंदर एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम कहते हैं, बेचैनी, टांगों में बेचैनी, ट्विचिंग हो रही होती है, तो वो भी औरतों को, आपको जब इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आपको ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आइदर डॉक्टर के पास जाएं या थेरेपिस्ट के पास जाएं। और एज ए थेरेपिस्ट अगर मैं बात करूं थॉट्स की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, तो उसके अंदर हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जी मेडिकली ही ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, अच्छा, दवाई से ही सारा कुछ ठीक होगा। ये आपको थ्रू थेरेपी, थ्रू टॉक थेरेपी भी सारा कुछ ठीक हो सकता है। बिकॉज जब आप थेरेपी, हाँ कैसे? हाँ, जब आप जाते हो एक थेरेपिस्ट के पास, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको एंग्जाइटी है, हम जब उनसे बात करते हैं हमें उनके पैटर्न्स का पता चलता है। अच्छा, आपकी रूटीन क्या है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी इन्वायरमेंट कैसी है। सो हमारे एक कॉमन इसके अंदर थेरेपी होती है, उसको CBT कहते हैं, अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। तो उसको आप CBT को यूज़ करते हो उसके अंदर, जिसके अंदर आप अपनी थॉट्स को और अपनी सोच को रीफ्रेम करते हो। अच्छा, रीफ्रेम मतलब कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें आती है उसको हम रीफ्रेम करते हैं। अच्छा, और रीफ्रेम करके आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से छुटकारा हासिल होता है, आपको अपनी एंग्जाइटी से छुटकारा हासिल होता है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो लोगों के अंदर चीज़ है वो PTSD है। ये क्या है PTSD? PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब अच्छा। PTSD क्या होता है जी, आपको कोई बचपन में चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, अच्छा, कोई आपको बुली हो गए, कोई आपको लेट्स सपोज अभी रिसेंटली कोई लव्ड वन को आपने खो दिया, किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, तो दैट इज़ योर ट्रॉमा ना, आपकी बॉडी को एक ट्रॉमा हुआ, आपको वो हो गया। तो PTSD क्या होता है कि आपको वो बार बार ट्रिगर करती है, आप सोचते हो, आपको याद आ रहा है कि मेरे साथ चाइल्डहुड में ये हुआ था, मैं बुली होता था, अच्छा वर्क प्लेस पे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे फादर की खुदा ना खासा डेथ होगी है, मदर की होगी है। तो PTSD आपको बहुत ज़्यादा स्लीप में जो है ना तंग करता है। अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, अकरम कराची से है। अस्सलाम वालेकुम अकरम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप अच्छा, बताइए। मेरा सवाल ये है, अल्लाह का शुक्र, सवाल ये पूछना था मुझे कि अगर किसी की आदत है ओवर थिंकिंग करने की, वो अक्सर ज़्यादा सोचता रहता है, लेकिन जिस दिन वो नहीं सोच रहा है उस दिन भी क्या एंग्जाइटी हो सकती है या स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है? जी सारा, जिस दिन वो मुझे हाफ बात समझ जिस आई। दिन वो नहीं सोच रहा तो उस दिन ये डिसऑर्डर हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता हूँ और जिस दिन मैं नहीं सोच रहा तो उस दिन भी ये चीज़ हो सकती है। उस दिन भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग, सबसे पहले जो मैं इनकी बात पे फोकस करूँगी, ओवर थिंकिंग, व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द ट्रिगर, कैन यू सप्रेस दैट डाउन, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो मैं इनसे, द सेकेंड थिंग इज़ दिस, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही एवरीथिंग इज़ बीइंग फ्लक्चुएटेड इन योर डे टू डे रूटीन। अकरम आप साथ हैं? अगर वो देख रहे हैं तो ये दो चीज़ें, ही नीड्स टू पिन दिस डाउन कि ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। कुछ लोग जैसे सिगरेट्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी लोगों को बहुत इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि उनके नींद के साइकिल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सारा ये वजूहात भी बनती हैं। स्मोकिंग, वही वाली बात है, जो स्मोकिंग करते हैं वो तो हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के। दे थिंक दैट अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, हमें नींद नहीं आएगी, हमारा दिन ही नहीं गुजरेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्मोकर्स तब निकलते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है एंड दे नीड समथिंग टू पफ इट आउट, सबसे ज़्यादा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये स्लीप, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ज़िंदगी में कुछ ना हासिल कर पाना, अगर मैं आपको ये 4 चीज़ें बताऊँ ना, तो अगर इन 4 चीज़ों पर रिफ्लेक्ट किया जाए ना, तो जो भी इंसान मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है वो इन 4 चीज़ों में ही घूम रहा है। एक हमारी नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है, एक नेगेटिव थिंकिंग है, एक हमारे अंदर के खौफ, फियर्स,
और एक है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई भी इंसान बैठ के इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करे ना, ये स्लीप, ये डिसऑर्डर्स, ये जो भी हमारा मेंटल हेल्थ है ना, इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द ही रोटेट आपकी कर बात सही है। जैसे एग्जाम में कोई फेल हो गया या उसने सुबह पेपर सही नहीं देना, उसकी तैयारी पूरी नहीं है, इसका खौफ, इसका डिप्रेशन, इसी तरह की वजह से उनको नींद नहीं आना, फिर इश्क की नाकामियाँ, लड़की को फ़ोन कर रहे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही, घर के बाद चक्कर लगाए जा रहे हैं, फजूल का ख्वार हुए हुए हैं, उसकी वजह से अगर नींद नहीं आना, सही से रात लड़का या लड़की फ़ोनों पे अगर बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर उनकी स्लीप सर्कल डिस्टर्ब हो गया इसी ट्रॉमे पे, तो फिर वो उसी लाइन में लगे रहते हैं। ऐसी बहुत सारे डिप्रेशंस, किसी की डिवोर्स रेट की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं डॉक्टर सारा कह रही। और इंसान के लिए नींद कितनी ज़रूरी है ये भी बताइए, और मैं आपसे रीज़न भी पूछना चाहूँगी, ठीक है जी। 7 to 9 आवर्स हम कहते हैं कि नींद आप लें, और नींद ये नहीं कि दिन की ले रहे हैं, रात की नींद। दिन की नींद इज़ नो नींद, कभी भी नहीं। आप सोना चाहें आप नहीं सो पाते। और 3 PM के, सॉरी आप प्लीज एक कॉल भी शामिल करूँगी। रुखसाना है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रुखसाना जी, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे कोई भी काम करना होता है ना, जैसे मैंने किसी की दावत करनी है या मुझे कोई भी काम करना है, तो उसके लिए मुझे ना, मैं बार बार एक ही चीज रात में रिपीट करी जाती हूँ, बार बार मैं उस चीज सोची जाती हूँ, या कोई टेंशन आ जाती है कुछ भी, मैं उस सारी रात मैं सोई होती हूँ लेकिन मेरा जहन नहीं सोता, मैं सारी रात जागती रहती हूँ। तो उस वजह से फिर सुबह मैं ज़ाहिर कंफर्टेबल नहीं होती। इस चीज़ के लिए मुझे कुछ बता दें कि मैं एक ही चीज़ को बार बार सोचती रहती हैं, परेशान रहती हैं, और उसी की वजह से उसी में कंफ्यूज रहती हैं, तो रात का जो नींद की टाइमिंग है ना, उसमें सो नहीं पाती, और सुबह उठ के फिर बहुत ज़्यादा उनकी थकावट होती है। कि ओवर थिंकिंग, द वे यू थिंक, आप अपनी जब सोच को चेंज करोगे, अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लॉक करोगे, थॉट्स को रीफ्रेम करके पॉजिटिव थॉट्स में लेके आओगे, तो आपका डेली लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग से है, और ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से फिर आपको डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, ये सब कुछ आपकी सोच से रिलेटेड है। अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस फिर हम इस पर बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी हमारे माहिरीन से कि भाई हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ इलाज की तरफ आते हैं, बताइए। सबसे पहले तो आपको सोने से पहले आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे मेडिटेशन हो गई, जो यूजुअली मैं खुद अपने साथ भी करती हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब रात सोने से पहले मैं जब फ़ोन बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, डीप ब्रीदिंग करती हूँ, इनहेल एक्सेल, बेशक आप 5 मिनट्स के लिए कर लें। अच्छा, लोगों को वैसे समझ आएगी आपने, क्योंकि ये बोला, अच्छा बाल आपके माइक को लग रहे हैं, पीछे कर लें, मगर मैं देखने वालों को जो आप बता रही ना कि फ़ोन और शोन साइड पे रख लें। हाँ। फ़ोन तो सबके पास होगा, वो तो रख देंगे, शोन कहाँ से रखेंगे? ये आपने खुद ही जवाब देना है। फ़ोन और आपका स्क्रीन टाइम जो है टीवी कमरे में लगा हुआ है, यूजुअली आप रात को सोते सोते आप जो है ना देखते देखते आप सो जाते हो। अच्छा। तो टीवी आप कोशिश करें अपने कमरे में टीवी ना लेके आएँ, लाउंज में आप टीवी देखें। सोने से पहले कोई एक्टिविटी ऐसी मत करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल मत करें। वही वाली बात है कि मेलाटोनिन आपका जो लाइट में जो है नहीं बनता और ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, घर में जो लाइट्स लगाई हुई होती है, एक होता है येलो लाइट्स, एक होती है वाइट लाइट्स, इनकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल। किस लाइट, घर में क्या लाइटिंग रखनी चाहिए? रात के टाइम के सोते वक्त नहीं, वैसे घर की लाइट्स क्या होनी चाहिए? वार्म लाइट्स होनी चाहिए, कूल लाइट्स होनी चाहिए, जो आप टाइप ऑफ लाइट्स हैं आपको पता है। अगर बहुत खूबसूरत और रोमांटिक सा घर दिखाना है, आर्टिस्टिक सा, तो लोग वार्म लाइट्स लगाते हैं। हाँ, ठीक है। और अगर लोगों को बहुत ज़्यादा मीना बाजार शादी हॉल दिखाना है, तो चिट्टी लाइट लगा के जाए, वो लगा के अपने घर को रोशन कर देते हैं। तो किस तरीके की लाइट्स जो है इस्तेमाल करनी चाहिए मोस्टली लोगों को, कि नाइट टाइम जब अपने घर में लाइट्स हों, डाइनिंग एरिया हर जगह? मतलब मैं अगर कमरे में बैठी होंगी तो मैं कभी भी पूरा ही लाइटें ऑन नहीं करती, मैं लैंप लाइट ऑन करती हूँ। अच्छा। हाँ, कम वाली लाइट, बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज आप एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे ना, जब आप एनवायरनमेंट जब तक क्रिएट नहीं करोगे तो तब तक आपका माहौल कैसे? आपको समझ आई, आपने लाइट्स भी थोड़ी सी कम घर में इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से आपकी नींद को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक कॉल भी है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रही हूँ। जी फौजिया जी,
ये मुझे ना ये गर्दन के पट्टों में खिंचाव पैदा होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। इसकी वजह से मैं लेटती हूँ ना तो उस वक्त ज्यादा होता है। साथ में साइड पे सारी वेन में दर्द होता है, ये बॉडी में पूरी में। अच्छा। और इसकी वजह से ना दिमाग पे असर पड़ता है, दिमाग मेरा सुन्न हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी नींद भी फिर डिस्टर्ब रहती है? कर रही हूँ जी, नींद तो आती नहीं, मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ ना, क्यूसल और वो रोजेंटो। ओह अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आप बताइएगा, सारा आप भी बताइएगा इनकी मदद कीजिए। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दर्द वगैरह रहती है, खिंचाव रहता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, ठीक है। और अगर स्ट्रेस नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, या ऐसी कोई एक ऐसी सोच जो आपको बार बार ट्रिगर करिए, अगर ऐसी नहीं है तो फिर शी नीड्स टू कंसल्ट अ फिजिशियन। लेकिन अगर इसका ये प्रॉब्लम है तो फिर ये चीज़ें हैं। तो इसकी थेरेपी प्लीज़ बताइएगा कि इसके लिए क्या करेंगे। और दूसरी बात जो कह रही है ना कि मेरी टांगों खिंच जाती हैं और टांगों के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वही जो मैंने अभी बात की है कि आपको जो सिंड्रोम है रेस्टलेस लेग्स वाला, तो वो ये अक्सर ये होता है कि टांगें अकड़ जाती हैं, ट्विचिंग होती है, आपको रेस्टलेसनेस होती है। ठीक है। तो उसका भी इलाज है, आइदर जो मेडिकेशन है वो तो थोड़े टाइम के लिए, बट प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ये लें। तो ये किस किस्म की थेरेपी होती है जो आप इस तरह के पेशेंट्स को रेकमेंड करती हैं? देखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी डेली लाइफ के अंदर। सेल्फ केयर जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपका हैप्पी मगर हार्मोन मेरी बात भी सुने, आएगी। 80% हमारी ख़वातीन बहनें ऐसी हैं मेरी बेचारी, वो घर की जिम्मेदारियाँ और घर के कामकाज की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकती, और बल्कि घर के कामों में इतनी ज़्यादा मदद करती हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर पता है कि वो इतने काम में हाथ बटा रही होती है कि उनकी आधी एक्सरसाइज तो घर पे भी हो जाती है। मगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये कहते हुए कि जो घर के काम काज हैं वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं होती। जबकि मुझे तो ये लगता है जो नमाज हम पढ़ते हैं वो भी एक एक्सरसाइज है पूरी बॉडी की। हम तपड़ी लगाते हैं तो वो भी एक एक्सरसाइज है बॉडी की। झाड़ू लगाते हैं उसमें भी एक्सरसाइज है। इधर उधर भागना, घर की डस्टिंग करना, ऊंचे नीचे सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना, तो एक तरीके से तो ये भी एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि आपके जब से हमें पता चला है ना कि हम वो अपने काउंट कर रहे होते हैं स्टेप्स, तो ये सारे हमारे घर के भी तो स्टेप्स हैं जो औरतें बहुत ज़्यादा मेहनत करके कर रही होती हैं। मैं आपको एक चीज़ तो इस हिसाब से प्लीज़ बताएं। थकावट भी बहुत हो जाती है, बल्कि चूल्हे पे खड़े खड़े कमर दुख जाती है कि बंदा ये कहता है यार थोड़ी देर के लिए कहीं मैं बिस्तर पे सीधी हो जाऊँ तो फिर बंदा सो भी जाता है। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। मैं तो हर खातून को, हर जो भी इंसान ये देख रहा है, कभी भी किसी चीज़ पे दिल ना हारे कि अगर हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, अगर हम इस फैसिलिटी को उस तरह नहीं कर सकते तो हम ऐसे कर लें। हर चीज़ का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं है आपको बाहर टाइम मिल रहा, मैं कहती हूँ कुछ ना करें, जिम वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा अगर आप टाइम वॉक का निकाल सकते हैं तो बाहर चले जाएं। बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर घर के अंदर चक्कर लगा लें, वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। वो भी नहीं हो सकता तो आप घर में टाकी लगा लें, झाड़ू लगा लें, डस्टिंग कर लें। इतनी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये, इतनी अच्छी। अब मैं आपको बताऊं, अब जो हमारी प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर आप देखें तो वो हमसे क्या लगवाते हैं, स्क्वाट्स और यू डू दैट टाकी वाली एक्सरसाइज। तो ये क्या है, ये वही एक्सरसाइज है जो निकली में जो अंग्रेजी है। तो किसी चीज़ पे दिल नहीं हारना चाहिए। आपके घर के अंदर ही आपको बड़ी चीज़ें सारा करें क्या अब स्लीप का ब्रेक के बाद ज़रूर छोटी सी ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे कि अब करें क्या, कैसे हम अपनी नींद पूरी करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर नींद पे बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए कि किस वजह से नींद नहीं आती, क्या क्या रीज़न्स होते हैं। अब हमारे माहिरीन से हम यहाँ पर ये पूछेंगे कि हम कैसे अच्छी नींद जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमें कुछ टिप्स बता दीजिएगा। एक दवाई है मेलेटोनिन, हाँ जी, ये बड़ी हेल्प करती है। मेरे पास भी है, अमेरिका से मुझे किसी ने बताई थी, तो मेरे पास शीशियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने 2-3 ली। उसके बाद लोगों को मैंने थोड़ा सा सजेस्ट किया, कुछ दी भी, तो वो इतने फ़ैन हो गए, वो लेना शुरू हो गया। उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये नहीं। इसके बारे में ज़रा लोगों को बता दीजिएगा, इट विल हेल्प। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हार्मोन होता है, उसका नाम ही होता है मेलेटोनिन। ठीक है। सो मेलेटोनिन आपका बनता है ऐसे जब आप डार्क में बैठे होते हो, डार्कनेस से बनता है। ठीक है। जब आपको लाइट आती है या रेज आती हैं तो वो ब्लॉक कर देता है मेलेटोनिन को। ठीक है। तो समटाइम्स जब आपका मेलेटोनिन लो हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आप थ्रू
ये जो आप ली है आपने दवाई विटामिन मंगवाई है जी, विटामिन फॉर्म में भी होती है, स्लीपिंग पिल फॉर्म में भी होती है, तो वो आप मेलेटोनिन खाते हो तो आपका जो लो मेलेटोनिन हो जाता है बॉडी के अंदर वो पूरा करना शुरू कर देता और है। ये अच्छी चीज़ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी बता दें देखने वालों को, क्योंकि मुझे तो ये पता चला था। और इसमें कोई देयर इज नो हार्म आप अगर आप मेलेटोनिन खा लें, बट नेचुरली भी आप मेलेटोनिन आपको मिल सकती है एग्जैक्टली थ्रू कीवी। अच्छा, अब कोई ऐसे फ्रूट से, कोई ऐसे सब्जी से, कोई ऐसी ग़िज़ा से आ सकती है जिससे ये पूरी हो जाए? बिल्कुल आ सकती है, कीवी से आ सकती है, कीवी से आ सकती है, वॉलनट से आ सकती है। तो यूजुअली शाम के टाइम पे सोने से कुछ 3-4 घंटे पहले आफ्टर डिनर आप कीवी खा लें, आप वॉलनट्स खा लें, पिस्ताशियोस खा लें, पिस्ता खा लें, ठीक है, तो वो नेचुरल मेलेटोनिन है उसके अंदर। परफेक्ट। आप भी मुझे बताइएगा कि ऐसे और कोई टिप्स अगर आपको पता है, कोई ऐसी हर्बल चीज़ खाने से, पीने से, जिससे उनको नींद में अपने साइकिल ठीक करने में मदद हो। कुछ टिप्स वो ये हैं कि डोंट टेक लिक्विड्स। आपने पानी नहीं उस टाइम फ़ौरन पीना शुरू कर देना जब आपका बन गया एक मूड दैट यू हैव टू स्लीप, तो नो लिक्विड्स, क्योंकि आप बार बार वॉशरूम ब्रेक्स कांस्टेंट जाएंगे। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज अपनी रूटीन में रखें ही रखें। कैफ़ीन नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी। और ये जो हम आपका एक अगर प्रॉपर मैं समराइज़ करके बताऊँ, अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो बैलेंस्ड यू है। ठीक है। और एक टिप मैं भी जल्दी से आप लोगों को बता दूं क्योंकि टाइम कम है। एक तो कोकोनट वाटर, क्योंकि अम्मी को हिकमत थी अम्मी के पास, तो अम्मी जो हम लोगों को बताती थी वो ये थी कि कोकोनट वाटर जो है वो अगर शाम के टाइम पे ले लिया जाए तो रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और दिन में अगर आप अपने आँखों को धूप लगाएंगे, अपनी बॉडी को धूप लगाएंगे, तो उससे भी आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। दिन की अगर स्लीप आप कम लेंगे तो उसकी वजह से भी आपको जो रात है, रात में टाइम पे अच्छी तरीके से नींद आ जाएगी। लेवेंडर ऑयल होता है, बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता, तो अगर आपको ऑर्गेनिक सही लेवेंडर ऑयल अच्छा मिल जाता है तो फिर आप क्या करें, अगर आपके बच्चे भी बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी स्लीप ख़राब है, तो थोड़ा सा उसको पानी के अंदर मिक्स करके तो तकिए के ऊपर स्प्रे कर दें। अब अपने बच्चे को जिस तकिए के ऊपर सुलाएंगे तो वो लेवेंडर ऑयल की वजह से उसमें कुछ ऐसे मैजिकल, सॉरी मेरी मक्खी बार बार गले के अंदर घूम रही है तो मैं रुक जाती हूँ बोलते बोलते घूम रही है वैसे। अच्छा, तो वो आप स्प्रे कर देंगे तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है जैसे ही उस तकिए के ऊपर सर रखेगा तो उसको नींद की खुमारियाँ जल्दी आना शुरू हो जाएगी। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो लेवेंडर ऑयल का ढक्कन खोल के ऐसे करके उसको बोले सूंघे, ऐसे करके वो सूंघे, आप भी स्मेल करें तो उसकी वजह से भी आपको बहुत जल्दी हेल्प होगी कि आपको नींद कैसे मिल सकती है। और उसके अलावा गर्म दूध, बादाम का दूध जो है वो बहुत सही है नींद के लिए, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हिकमत में भी आ जाती हैं। और हल्दी वाला दूध, अगर किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे कॉल आई थी पट्ठों में भी उनको बहुत दर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो एटलीस्ट 14 दिन के लिए हल्दी वाला दूध जो है वो लेना शुरू कर दें। हल्दी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, वो जो पंसारी की दुकान वाली मिलती है, ये जो हम घर के डब्बे मसालों वाली लेते हैं, ये वाली हल्दी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, इससे तो आप पीले पड़ जाएंगे, पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो उसके अंदर वो जो है ना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती हैं जो आपके अंदर बहुत सारी बॉडी को हील करेगी, आपकी बीमारियों से आपको ठीक रखेगी और आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। अच्छा, ये हो गया। गर्म पानी में हल्का सा आप नींबू, अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है ओनली देन, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब, वरना तो आप यूरिक एसिड के पेशेंट होंगे, लेमन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ उस टाइम पे आपने लेना है जब आपको लग रहा है कि आप बहुत तकलीफ में और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। ये बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे करते देखा होगा। इस तरीके की कोई भी स्ट्रेच पोजीशन आप बना लीजिए और आप अल्लाह का नाम लीजिए, या अल्लाह, या अल्लाह। इस तरह से आप अपने मसल्स, अपनी ब्रीदिंग जो है उसको नॉर्मल करेंगे, आप अपने स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर होंगे। इस तरह कोई आप 10 से 15 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आप 10 से 15 मिनट इस तरह की कोई हरकत करें। कुछ स्ट्रेचिंग आपके पोजेज़ हैं वो आप कर सकते हैं इजीली घर पे। एक तो ये है कि आपने ये वाला स्ट्रेच पोज करना है जिसकी वजह से जो कमर में लोगों को बहुत दर्द होता है वो ईजी हो जाएगा। नेक ऊपर रखनी है, ठीक है। इस तरह के पोजेज़ ये हर कोई कर सकता है हर एज में। उसके अलावा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजेज़ हैं वो एक पाँव के ऊपर आप खड़े हो जाएं। जिन लोगों को ऐसे घुटने में भी बहुत प्रॉब्लम है, आस्ता आस्ता बैलेंस करें और ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस कर लें बॉडी के, और आराम से ये वाले भी स्ट्रेचेस कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। कल मिलूँगी मैं आपसे, मैं ज़रा एक्सरसाइज कर लूँ, मुझे लगता है मुझे यहीं सोना पड़ेगा, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा है एक नींद के लिए, ये किया, ठीक है, और फिर ऊपर तक। मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग विद फिज़ा में, बाय।